स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम आपको इरेशनल नंबर की डेफिनेशन बताएंगे डेसिमल फॉर्म में। देखिए क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर नोन एज इरेशनल नंबर। अगर कोई भी नंबर डेसिमल फॉर्म में लिखा गया हो तो अगर वह नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग भी हो, तब उस डेसिमल फॉर्म को, जो नंबर डेसिमल फॉर्म में लिखा गया है, उसको क्या कहेंगे? इरेशनल कहेंगे। जैसे देखिए 0.10 100 1 000 1 4 टाइम्स 0 1, मतलब डॉट डॉट डॉट, मतलब ये कभी भी टर्मिनेट नहीं कर रहा है, इसकी कभी भी इंड पॉइंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है। अब देखिए कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर क्या रिपीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब नॉन रिपीटिंग हो गया। तो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया, नॉन रिपीटिंग भी हो गया। यही इरेशनल नंबर की डेफिनेशन भी है कि अगर कोई भी नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। एक कन्फ्यूजन सा होता है रेशनल और इरेशनल के बीच में, क्योंकि आप जब नॉन इरेशनल नंबर की जब डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें एंड लगा हुआ है, लेकिन जब रेशनल नंबर की डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें आर लगा है। क्या होता है देखिए, उसमें रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, और रिपीटिंग डेसिमल, मतलब या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या तो रिपीटिंग डेसिमल हो। मतलब कि अगर कोई भी जो डेसिमल फॉर्म में लिखा गया अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेट कर जा रहा है तब भी वो रेशनल नंबर होगा, या तो रिपीट भी कर जा रहा है तब भी रेशनल नंबर होगा। कोई दोनों जरूरत नहीं कि टर्मिनेट भी करे और रिपीटिंग भी हो, ये दोनों जरूरत नहीं है। इन दोनों में से कोई एक भी बात सही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आर लगा है तो रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन इरेशनल नंबर के केस में एंड लगा है, दोनों बात सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग भी होनी चाहिए और नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, अब इसी तरीके से ये भी एग्जाम्पल है, ये भी 3 एग्जाम्पल इसमें दिए और आप ऐसे बना भी सकते हो। बस आप बनाते समय ये बात ध्यान में रखो कि कभी टर्मिनेट नहीं करना चाहिए, ना कोई चीज़ रिपीट करना चाहिए। ठीक है। कोई नंबर बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है कि इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, अगर कोई m क्या हो? पॉजिटिव इंटीजर हो, तो विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब अगर कोई m पॉजिटिव इंटीजर है और उस m की खास बात यह है कि वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जो अंडर रूट m होगा वो हमेशा क्या होगा? इरेशनल होगा। मतलब कि जैसे अंडर रूट, ये 2 मैंने लिख दिया, ये 2 किसी का स्क्वायर है? नहीं है, तो ये क्या हुआ? ये m हो गया जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, और ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं, किसी का स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये क्या हुआ? इरेशनल नंबर हुआ। इसी तरह मैं अगर कह दूं अंडर रूट 4, अब ये बताइए इरेशनल नंबर है कि नहीं है? ये 4 जो है 2 का स्क्वायर है, मतलब 4 ऐसा नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब यह हुआ कि यह इरेशनल नंबर नहीं है। तो अब कोई भी अंडर रूट में नंबर लिखा गया है, अगर वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमेशा इस फॉर्म का नंबर अंडर रूट m के फॉर्म का क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। यही है। आप एग्जाम्पल में मैं लिखा हूँ अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 10, इसी तरह etc बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। ठीक है। बस बात यह ध्यान में रखना है कि जो अंडर रूट में लिखा वो किसी का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब तीसरा देखिए, अगर कोई m पॉजिटिव इंटीजर है और वो किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है, वह परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो जो क्यूब रूट होगा, किसी भी नंबर का क्यूब रूट जो कि परफेक्ट क्यूब ना हो, वो क्या होगा? हमेशा क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। जैसे एक क्यूब रूट लिखने का तरीका, या तो आप ऐसे लिख दो m के पावर 1/3 लिखोगे, इसका मतलब क्या है? यही मतलब है उसका। ठीक है, कि m का क्यूब रूट है। बात समझ में आई? तो अगर कोई भी नंबर हो, अगर वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो परफेक्ट क्यूब ना हो, तो उसका क्यूब रूट जो होगा वो हमेशा क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। जैसे मैं 2 ही ले लूँ,
जो 2 है ये क्या है, किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका ये क्यूब हो। तो इसका मतलब ये क्या होगा, 2 परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसलिए इसका जो क्यूब रूट होगा ये क्या होगा, इरेशनल होगा। इसी तरह √3, √4, √5, √6, √7, लेकिन अंडर रूट मैं बोल रहा हूँ क्यूब रूट 8 जो है, अगर मैं क्यूब रूट 8 की बात करूं तो 8 जो है 2 का क्या है, क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है। अगर मैं इसका 2 × 2 × 2 करूं तो 8 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, 8 का क्या होगा, क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो एक नंबर ऐसा मिल गया जिसका क्यूब करने पे 8 आ जा रहा है, इसका मतलब यह परफेक्ट क्यूब है, इसलिए क्या होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है पाई इज इरेशनल वाइल 22/7 इज रेशनल। ये बहुत डिस्कस करने वाला टॉपिक है, इस पे आपको अच्छे से समझा देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जो पाई है वह इरेशनल है, लेकिन जो पाई की वैल्यू 22/7 है वो क्या है, रेशनल है। क्योंकि जब कह दिया पाई की वैल्यू जो 22/7 है तो खुद क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है और p/q के फॉर्म में है, इसलिए रेशनल है। लेकिन पाई को क्यों इरेशनल कहा गया, देखिए अब हम आपको बताते हैं। इसको जानने के लिए आप क्या कीजिए, कोई एक सर्कल बनाइए, ठीक है। अब सर्कल बनाएंगे तो इसका कुछ रेडियस होगा, ठीक है। और अगर मैं सरकमफ्रेंस इसकी बात करूं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल या पेरीमीटर कहूं, बात एक ही है, ठीक है। क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। अभी ये भी मैं बता दूंगा ये कैसे आता है, लेकिन अभी फिलहाल आप जानते हैं कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr होता है, ठीक है। और अगर मैं बेसिक बात बताऊं कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल होती क्या है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल जो होती है वह सर्किल की जो बाउंड्री की जो लेंथ होती है वही सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है। तो आप क्या कीजिए, कोई सर्कल बनाइए, उसका रेडियस अगर आपको पता हो तो आप उसके बाउंड्री पे एक क्या करिए, धागा लपेट दीजिए। तो आपको उस धागे को जब पूरा खोलेंगे तो उसकी लेंथ आपको पता हो जाएगी कि कितना सेंटीमीटर है या कितना मीटर है, आपको पता चल जाएगी, ठीक है। अब आपको जब पता चल जाएगी तो अब आप यहाँ से पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं कि जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल में अगर आप 2r से डिवाइड कर देंगे, 2r से डिवाइड कर देंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल में, तो आपको क्या पता चल जाएगा, पाई पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से आप बहुत से सर्कल बनाइए जिसका रेडियस आपको पता हो, धागा लपेटिए और उसकी लेंथ लिख दीजिए, पाई की वैल्यू पता कीजिए, तो आपको पाई की वैल्यू पता चलेगी। लेकिन जब उस समय आप पाई की वैल्यू पता करेंगे तो देखेंगे कि वह जो वैल्यू है वह कभी भी क्या टर्मिनेट नहीं कर रही है और ना तो रिपीट कर रही है, तो वह इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब देखिए एक बात, तो ये 22/7 क्या होता है, क्यों कहा गया कि पाई की वैल्यू जो 22/7 है, तो जब हम पाई की वैल्यू पता किए तो वह न तो टर्मिनेट कर रही थी ना तो रिपीट कर रही थी। लेकिन एक बात यह देखा गया कि जो यह पाई की वैल्यू है 22/7 फ्रैक्शन जो है उसकी वैल्यू निकाला जाए तो जस्ट उसके सिमिलर है, इसलिए हम मान लिए कि पाई की वैल्यू जो होगी 22/7 होगी, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू पाई की वैल्यू नहीं 22/7 होती है, उसकी सिमिलर वैल्यू है, इसलिए उसको मान लिया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। अब बात आई, हमको लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr ही क्यों होता है, हालांकि मैं सर्कल चैप्टर में इसको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr होता है, ठीक है। अब देखिए, अब आप एक फार्मूला पढ़े होंगे लेंथ ऑफ आर्क, मतलब कि अगर ऐसे हो, अगर मैं इस आर्क की लेंथ पता करना हो, अगर ए एस है तो कि लेंथ ऑफ आर्क,
थीटा इंटू रेडियस, मतलब कितना एंगल यह बना रहा है और इसकी रेडियस क्या है, इस यही होता है। अब देखिए, अब ये भी तो एक टोटल क्या है, एक कंप्लीट आर्क है, और एक कितना एंगल बना रहा है, 2 पाई, पाई बराबर 180 डिग्री होता है, 360 डिग्री बना रहा है, मतलब थीटा क्या हो गया, 2 पाई हो गया, और रेडियस क्या है, तो यही पता हो गया ना, लेंथ ऑफ आर्क, मतलब टोटल कितना लेंथ होगा आर्क का, 2 पाई आर होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा इंटू रेडियस होता है, उसी से उसका जो फार्मूला है निकल सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आपको एक थ्योरम कराते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और यह क्वेश्चन जब भी हम लगाएंगे हर क्वेश्चन में यह यूज होगा। ठीक है, तो देखिए, इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। ये थ्योरम कह रहा है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर, कोई पी क्या है, एक प्राइम नंबर है, एंड ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ए क्या है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब कह रहा है कि पी कोई प्राइम नंबर है, पी कोई प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 3 प्राइम नंबर हमने कोई ले लिया, पी कोई एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और ए कोई क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ए कोई क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम एक कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि हमने ले लिया 18 ले लिया। ठीक है, सिंपल से समझाने के लिए केवल ले रहे हैं। क्या है, पी क्या है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, पी कोई प्राइम नंबर है और ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और कह रहा है इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो देखिए 3 जो है 18 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, सॉरी यहाँ पे आप ले लीजिए 6 ले लीजिए। ठीक है, 6 ले लीजिए। तो अब कह रहा है कि P डिवाइड्स जो A है, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, तो जो P क्या है, A स्क्वायर को डिवाइड करें, तो देखिए 36 को ये 3 डिवाइड कर दे रहा है कि नहीं कर दे रहा है, कर दे रहा है। तो अब यह कह रहा है कि ये प्रूफ कीजिए कि जो P होगा, ये जो P है A को भी डिवाइड कर देगा, मतलब जो है 3 है यह 6 को भी डिवाइड करेगा, यही प्रूफ करना है। और आप देख पा रहे हैं कि यह क्या है, P जो है A को भी डिवाइड कर दे रहा है। अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P A को भी डिवाइड करेगा, यही प्रूफ करना है। तो हमने क्या लिया है, P 3 लिया था, A 6 लिया हूँ, तो जो A का स्क्वायर होगा 36, P जो उसको डिवाइड कर दे रहा है, P 3 डिवाइड कर दे रहा है। तो अब क्या है, A इक्वल टू हमने 6 माना है, तो जो P है वो 6 को भी डिवाइड कर दे रहा है, मतलब 3 क्या है, 6 को डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, अगर 3 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा, यही बात प्रूफ करना है। ठीक है, लगता है मुझे आपको अभी स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा कि अगर कोई P एक प्राइम नंबर है, A कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और बात ये कही गई है कि अगर P जो है A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P जो है A को भी डिवाइड करेगा, यह बात प्रूफ कीजिए, और यह रिजल्ट भी है। ठीक है, अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे। जो चीज़ दिया है उसको मान लेते हैं कि लेट P बी ए प्राइम नंबर, मान लेते हैं कि P कोई एक प्राइम नंबर है और A क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, A क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन हम इस प्रकार P और A ले रहे हैं कि P क्या है, A स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, मतलब हम P एक प्राइम नंबर ले रहे हैं, A कोई पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, लेकिन P और A हम इस प्रकार ले रहे हैं कि P जो है एक स्क्वायर को डिवाइड कर दे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। वी नो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हम बताए थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, बताए थे कि हर एक कंपोजिट नंबर, हर एक नंबर को आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखिए अगर एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको क्या है, प्राइम के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लो हम लिए थे 6 लिए थे, तो 6 यही A है, इसको 2 इंटू 3 प्राइम के मल्टीपल में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए, तो इसी तरह मान लें कि कोई जो ए पॉजिटिव नंबर है उसको भी प्राइम नंबर के मल्टीपल में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो P1 इंटू P2 इंटू Pn, और P1 P2 Pn ये क्या है? ये क्या है? प्राइम है। ये क्या है? प्राइम है। एक बात कहिए, नॉट नेसेसरली ऑल डिस्टिंक्ट। यह बात क्यों कही गई है कि ये जरूरी नहीं है कि P1 P2 ये सेम भी हो सकते हैं, 2 सेम हो जाए, 3 सेम हो जाए, अलग अलग, ये जरूरी नहीं है कि अलग अलग ही हो। जैसे मैं 12 को लिख दूं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 या 4 3 या 12, ठीक है। यह कोई नंबर है पॉजिटिव इंटीजर, इसका प्राइम प्रोडक्ट कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे दो जो P1 और P2 जो है ये सेम हो गए कि नहीं सेम हो गए? तो यही बात कहा गया कि जरूरी नहीं है कि ये क्या है, सब अलग अलग है। इसमें से कोई 2 या 3 आपस में सेम भी हो सकते हैं जब उसका प्रोडक्ट आप प्राइम करेंगे तो, ठीक है। अब देखिए, अब अगर A इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू डॉट 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 Pn के रूप में अगर लिख सकते हैं, जहां पे P1 P2 Pn क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अब जो A स्क्वायर होगा इसका मतलब है कि P1 इंटू P2 डॉट डॉट Pn को एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे A इंटू A, ठीक है। तो आप जब देखेंगे कि जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर डॉट डॉट Pn स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, A स्क्वायर। अब कह रहा है, ये हम लेके चले थे कि P जो है हम इसी प्रकार से चूज किए थे कि जो P है वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। हम P और A इस हिसाब से ही चूज किए थे कि जो P है A स्क्वायर को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो अब P जो है A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब P इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ A स्क्वायर। मतलब कि अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब ये जो 6 है, अगर 6 स्क्वायर को अगर यह डिवाइड कर रहा है 3, 6 स्क्वायर को अगर 3 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका 6 का प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है? 2 इंटू 3, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई P है, प्राइम है, मान लेते हैं P जो 3 है, अब ये 3 अगर 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 3 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसका फैक्टर है। तो इस 6 स्क्वायर का 3 फैक्टर है कि नहीं? फैक्टर है। तो वही बात कह रहा है कि अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, कोई A स्क्वायर को डिवाइड करे, इसका मतलब क्या है? वो उसका जरूर फैक्टर होगा। अब जैसे अब हम कह दें कि 4 36 को डिवाइड कर दे रहा है, इसका मतलब 4 क्या होगा? उसका फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर नहीं लेकिन उसका फैक्टर होगा। और अगर 36 को 2 भी डिवाइड कर देगा, 2 प्राइम नंबर है तो इसका मतलब 2 उसका क्या होगा? प्राइम फैक्टर होगा। और हम उस नंबर को A को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखे हैं, इसका मतलब यह हुआ अगर P डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को, इसका मतलब क्या है कि P उसका फैक्टर है, ठीक है। अगर उसका P प्राइम फैक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यह प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में A स्क्वायर को हमने लिखा है उसी में से एक होगा। इसका मतलब क्या होगा? जो ए P है इसी P1 P2 Pn में से होगा। अब ये 6 स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इसी में से जो P1 P2 है इसी में से तो एक है 3। तो यही मतलब हुआ कि जो P है इस P1 P2 Pn में से कोई एक होगा। क्यों होगा? क्योंकि A स्क्वायर जो है P1 P2 Pn के प्रोडक्ट में ही लिखा गया है, ठीक है। उसमें प्राइम नंबर क्या है? P1 P2 Pn है, ठीक है। अगर P जो है P1 P2 Pn में से ही एक है, इसका मतलब क्या है कि P A को भी डिवाइड कर देगा, क्योंकि A में भी P1 P2 Pn प्रोडक्ट में लिखा गया है, उसमें भी है। A भी जो है उसमें भी क्या कला P1 P2 Pn है और उसी में से कोई एक P है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस P जो है A का भी फैक्टर है, मतलब P क्या है? A को भी डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब P A को डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब यही हुआ कि हम लेके चले थे कि P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मान के चले थे। बाद में हमने पा गए कि क्या होगा? P A को भी डिवाइड कर रहा है, यही हमें प्रूफ करना था। और आप इसको रिजल्ट के रूप में जानिए, ये हर एक क्वेश्चन में हम इसको यूज करेंगे कि अगर कोई प्राइम नंबर A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो A को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये हर क्वेश्चन में क्या करेंगे? हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए,
अब एक थ्योरम कराएंगे हम, ठीक है, जो कि जैसे ऐसे होगा। देखिए, जैसे मान लो p कोई प्राइम नंबर है, कोई p प्राइम नंबर है, तो ये जो अंडर रूट p होगा ये हमेशा इरेशनल होगा, इसको प्रूफ करना रहेगा, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि अंडर रूट 3 प्रूफ करो कि इरेशनल नंबर है, अंडर रूट 5 प्रूफ करो कि इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम एक जनरल में पहले प्रूफ करेंगे कि कोई अगर अंडर रूट p है, जो कि p एक प्राइम नंबर है, ये क्या है, यह इरेशनल नंबर होगा, इसको प्रूफ कर देंगे। इसी तरीके से आप कोई क्वेश्चन अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ये सब आप प्रूफ करोगे, ठीक है। देखिए, इसको अब कराते हैं हम। देखिए, ये थ्योरम क्या है, कह रहा है कि p इज अ प्राइम नंबर इफ p इज अ प्राइम नंबर। p क्या है, कोई प्राइम नंबर है तो प्रूफ कीजिए कि जो अंडर रूट p होगा वह इरेशनल होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको बहुत आएंगे, कहेंगे कि अंडर रूट 3 इरेशनल प्रूफ कीजिए, अंडर रूट 5 इरेशनल प्रूफ कीजिए, अंडर रूट 7 इरेशनल प्रूफ कीजिए। ये सब क्या है, ये प्राइम नंबर है। तो मैं जनरल केस लेके चलता हूं कि अगर अंडर रूट p अगर कोई प्राइम नंबर है, अंडर रूट p अगर कोई प्राइम नंबर है, तो जो अंडर रूट p होगा वह इरेशनल होगा, इसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको इधर करके दिखाऊंगा कि ये जो कोई भी अंडर रूट 2 हो, अंडर रूट 3 हो, अंडर रूट 5 हो, कुछ भी हो, ये क्या है, इसी तरीके से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। मैं जनरल केस बता दूंगा, आप उसका क्या होगा, सभी कोई भी लेकर के आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा। लेट p बी अ प्राइम नंबर, दिया है कि p क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो हम मान लेते हैं कि p क्या है, एक प्राइम नंबर है। और इफ पॉसिबल, देखिए इसको जो प्रूफ करेंगे ये मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से करेंगे। अब देखिए मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए कि कोई एक पक्षी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कौवा ले लेते हैं, ठीक है। अब उस कौवा एक पक्षी है, अब हमें ये प्रूफ करना है कि कौवा क्या है, एक पक्षी है, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं कि अगर ये संभव है, अगर यह संभव है तो मान लेते हैं कि कौवा पक्षी नहीं, कौवा एक पशु है, ठीक है। हम मान लेते हैं, सुनने में आपको अजीब लगेगा लेकिन यही बात हमें प्रूफ करना है, और इसी मेथड को मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अगर यह संभव है तो मान लेते हैं कि जो कौवा है वो क्या है, पशु है, ठीक है। अगर कौवा पशु है तो अब जो यह कौवा है यह उड़ता है, कौवा उड़ता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कौवा उड़ता है। यह बात का कलम पशु की प्रॉपर्टी में नहीं है, तो पशु उड़ता नहीं है, तो यह बात क्या हो गया, कंट्राडिक्ट कर गया कि नहीं, जो पशु की प्रॉपर्टी है उसी से कंट्राडिक्ट कर गया, ठीक है। यह बात जो भी हुआ है, कंट्राडिक्शन जो भी हुआ है, यह क्यों हुआ है, क्योंकि जो हमने मान के चला था, जो हमने मान लिया था कि अगर संभव है इसको पशु मान लेते हैं, यह मानना ही हमारा गलत था। यह कंट्राडिक्शन जो एराइज हुआ है इसी के कारण हुआ है कि हमने मान लिया था कि जो कौवा है वो क्या है, पशु है, ठीक है। तो इसलिए यह कौवा क्या है, पक्षी है, क्योंकि जो हमने माना था वो कंट्राडिक्ट कर गया। यह कंट्राडिक्शन जो हुआ है इसीलिए एराइज भी हुआ है कि हमने गलत माना था, इसलिए कौवा क्या है, पक्षी है, ठीक है। इसी मेथड को, यही मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन होता है, ठीक है। कोई चीज़ एज्यूम करते हैं, ठीक है, फिर हम दिखा देते हैं कंट्राडिक्ट कर गया, और हम दिखाते हैं कि जो कंट्राडिक्शन हुआ है ये हमारा गलत एज्यूम के कारण हुआ है, इसलिए जो एज्यूम गलत माने उसको सही कर लीजिए, वही उसका क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब वही मेथड हम यहाँ पे लगाते हैं। तो इफ पॉसिबल, अब हम मान लेते हैं कि अगर यह संभव है, यदि यह संभव है कि अंडर रूट p रेशनल है, तो हम मान लेते हैं कि अंडर रूट p क्या है, रेशनल है। अगर अंडर रूट p रेशनल नंबर है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा m/n होगा,
उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं m बाई n। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि m और n कोई इंटीजर होगा, n 0 के बराबर नहीं होगा, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है इसका मतलब m और n का कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होगा। यही बात लिखा है कि लेट इट सिंपलेस्ट फॉर्म बी अंडर रूट p। अगर रेशनल नंबर है तो उसको m बाई n के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि m और n क्या है, इंटीजर है, और इसका कोई भी एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, n 0 के बराबर नहीं होगा, ये तो जानते ही हैं। अब देखिए देन अब अंडर रूट p बराबर m बाई n हो गया। ठीक है, अंडर रूट p बराबर m बाई n हो गया, तो अब इसको दोनों तरफ से क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अगर यह अंडर रूट p बराबर m बाई n है तो आप क्या करो, इसका जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये p स्क्वायर, सॉरी ये क्या अंडर रूट p का स्क्वायर p हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर बराबर n स्क्वायर। अब इसको आप इधर भेज देते हो, पी n स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो पी एन स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एक कह रहा है कि पी एन स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर है, इसका मतलब p डिवाइड्स m स्क्वायर। इसका मतलब आप समझिए, जैसे देखिए ये 6 है, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 6 को 2 इंटू 3 अगर लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 2 भी इसको डिवाइड कर देगा, 3 भी इसको डिवाइड कर देगा। 2 इसका फैक्टर है और 3 भी इसका फैक्टर है। यही मतलब हुआ ना, किसी नंबर को दो नंबर के प्रोडक्ट में अगर आप लिख पा रहे हो, इसका मतलब दोनों नंबर इसको डिवाइड कर देंगे। तो यही है जो m स्क्वायर है p इंटू n स्क्वायर के फॉर्म में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो m स्क्वायर है उसको क्या करेगा, p डिवाइड कर देगा और n स्क्वायर भी डिवाइड कर देगा। तो हमारा जो काम की जो हमको जरूरत है वही लेके चलते हैं कि p m स्क्वायर को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब बताए हम कि 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 लिख दिया, इसका मतलब 2 भी 6 को डिवाइड कर देगा, 3 भी 6 को डिवाइड कर देगा। इसके जगह m स्क्वायर है और ये क्या है, p इंटू n स्क्वायर है, ऐसे फॉर्म में है। यही है ना, अगर सेम लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो, यहाँ पे 18 लिख दो, ये 3 स्क्वायर हो गया। तो अब क्या हो गया, ये m कोई नंबर है, p इंटू n का स्क्वायर लिख दिए, देख लो सेम फॉर्म में है। तो अब इस m को 18 को 2 भी डिवाइड कर दे रहा है, p भी डिवाइड कर रहा है और n स्क्वायर भी इसको डिवाइड कर देगा। क्लियर है। अब देखिए आप, तो हम यही कह रहे हैं कि p जो है m स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, क्योंकि m स्क्वायर को दो नंबर के प्रोडक्ट में लिखा गया है, इसलिए p भी m स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब देखिए अगर p m स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो अब इसके जस्ट पीछे थ्योरम कराएं कि अगर p m स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p m को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो अगर p m को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब है कि अब कोई एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा, मतलब कोई नंबर अगर डिवाइड कर देता है, इक्वली डिवीजन लेमा क्या कहता है, अगर कोई दो नंबर हैं तो उसके बीच में रिलेशन क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब ये डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो अगर ये a b को डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है, अगर a को b डिवाइड कर दे रहा है तो मतलब a इक्वल टू बी इंटू क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि 6 को अगर 2 डिवाइड कर दे रहा है तो इसको 2 इंटू एक नंबर एग्जिस्ट करेगा जो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही कह रहा है कि p जो है m को डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, तो p m को डिवाइड कर दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे m क्या है, डिवाइडेंड है, और p क्या है, डिवीजर है। p क्या है, डिवीजर है। तो डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर क्या है, इनटू कोसेंट q, रिमाइंडर 0 होगा क्योंकि फुल्ली डिवाइड कर दे रहा है। तो m इक्वल टू पी क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब m इक्वल टू पी क्यू जो आया है इसको इक्वेशन फर्स्ट में हम यूज कर लेंगे। ठीक है, जब आप यूज करोगे तो क्या होगा, देखिए पी एन स्क्वायर m के जगह आप क्या लिखोगे, पी क्यू, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, पी एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, देखिए हम आपको करके बता देते हैं। पहला इक्वेशन था पी एन स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। अब जो p जो है डिवाइड्स m को किया, मतलब p m को डिवाइड कर दे रहा है, तो m क्या है, डिवाइडेंड है, p क्या है, डिवीजर है।
तो डिवाइडेंड इजकल टू डिवीजन इनटू कोसेंट, रिमाइंडर यहाँ पे जीरो है क्योंकि फुली डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। तो एम बराबर पी क्यू लिख सकते हैं और इसको इसमें यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पी एन स्क्वायर इजकल टू एम के जगह पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इस पी से एक पी कैंसिल हो जाएगा तो एन स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यही है देखो, तो आ गया एन स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगर एन स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर है, मतलब एन स्क्वायर को दो नंबर के प्रोडक्ट में लिख दिए हैं, इसका मतलब इस एन स्क्वायर को पी भी डिवाइड करेगा, क्यू स्क्वायर भी डिवाइड करेगा, लेकिन हमें पी की जरूरत है तो हम यह कह सकते हैं कि इस एन स्क्वायर को पी डिवाइड करेगा, तो मतलब पी डिवाइड्स एन स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब वही जो पीछे थ्योरम हम कराए हैं कि अगर कोई प्राइम पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करेगा, तो यही क्या है, पी एन स्क्वायर को डिवाइड करा तो पी एन को भी डिवाइड करेगा, जो पीछे थ्योरम कराया है उसके अनुसार, ठीक है। अब देखिए P जो है यहाँ पे मिला है हमको कि P जो है M को भी डिवाइड कर रहा है, अब P N को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि एक P ऐसा मिल गया जो M और N दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। Thus P is a common factor of M and N। इसका मतलब क्या हो गया कि P M को भी डिवाइड कर रहा है, P N को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि P एक कॉमन फैक्टर मिल गया जो M और N दोनों को डिवाइड करेगा। बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट M and N हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। लेकिन अब यहाँ पे एक बात से कंट्राडिक्ट कर गया कि हम ऊपर मान के चले थे कि M और N क्या है, उसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और नहीं है, लेकिन हम तो यहाँ पे एक 1 के अलावा एक P एक अलग प्राइम नंबर पा गए, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या, एक कंट्राडिक्ट कर गया। अब देखिए अगर कंट्राडिक्ट कर गया तो दिस कंट्राडिक्शन, जो यह कंट्राडिक्शन हुआ है, एराइजेज बाय एज्यूमिंग दैट अंडर रूट पी इज रेशनल, मतलब कि यह जो कंट्राडिक्शन एराइज हुआ है ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमने ये एज्यूम किया था कि अंडर रूट पी क्या है, रेशनल है, हमने गलत एज्यूम किया था, हेंस इसलिए अंडर रूट पी क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। अब हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के बेसिस पे हम बहुत लिख के नहीं करेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल करा देते हैं साइड में, ठीक है। देखिए आप अंडर रूट 3 ले लो, क्या ले लो, अंडर रूट 3 ले लो, ठीक है। अब देखो अगर अंडर रूट 3 को हमें प्रूव करना है कि इरेशनल है, तो मान लेते हैं कि यदि संभव है तो अंडर रूट 3 को क्या मान लेते हैं, रेशनल नंबर मान लेते हैं, ठीक है। अगर अंडर रूट 3 रेशनल नंबर है, इसका मतलब कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म हम मान लेते हैं अंडर रूट 3 का m/n है, ठीक है, जहां पे m और n क्या है, इंटीजर हैं और n 0 के बराबर नहीं है, और सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका मतलब m and n having no common factor other than 1, ये है, ठीक है। देख लीजिए जैसे जैसे इसमें लिखा वही काम हम कर रहे हैं, आप उसी तरह लिख के करोगे, बस हम समझाना चाहते हैं इसलिए जल्दी जल्दी इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमने अंडर रूट 3 = m/n मान लिया, जो कि m और n क्या है कि इंटीजर हैं और n 0 के बराबर नहीं है, और दूसरी बात कि इसका कोई भी 1 के अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट 3 जो है m/n के बराबर हमने लिख दिया, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि रेशनल हमने माना है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 3 = m² n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं 3n² = m²। अब इसका मतलब m स्क्वायर को 2 नंबर के मल्टीपल में लिखे हो, इसका मतलब क्या है कि 3 क्या होगा, 3 डिवाइड्स m²,
क्या है 3 इंटू एन स्क्वायर। भी हमने बताया था कि 6 को अगर 2 इंटू 3 आप लिख पा रहे हो, इसका मतलब कि 2 इसको डिवाइड कर देगा, 3 भी इसको डिवाइड कर देगा। तो ये इसी तरीके से आप एम स्क्वायर को 2 नंबर के प्रोडक्ट में लिखे हो, इसका मतलब कि एम स्क्वायर को 3 भी डिवाइड कर देगा और एन स्क्वायर भी डिवाइड कर देगा। लेकिन हमें ज़रूरत 3 की है तो हम 3 ले लेते हैं। एम स्क्वायर को क्या करेगा 3 डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब देखो पिछले थ्योरम जो हम पढ़ाए थे उसमें कहे थे कि जो अगर कोई भी प्राइम जो है एम ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड कर देगा। तो अब P3 प्राइम नंबर है जो कि एक एम स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है 3 डिवाइड एम को भी करेगा और 3 एम को डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर 3 एम को डिवाइड करेगा इसका मतलब क्या हो गया कि एम डिवाइडेंड हो गया, 3 डिवीजर हो गया। तो डिवाइडेंड इजकल टू डिवीजर 3 इंटू कोसेंट एम इजकल टू 3Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर भैया 6 को 2 डिवाइड कर रहा है तो इसको 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। उसी तरीके से कह रहा हूँ कि 3 एम को डिवाइड कर दे रहा है तो एम को 3 इंटू क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और फार्मूले से भी बता रहा हूँ कि ये डिवाइडेंड हो गया, ये डिवीजर हो गया और कोसेंट आएगा, रिमाइंडर तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब एम इजकल टू 3Q जो है अब क्या करेंगे इसमें हम यूज कर लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब यूज इन फर्स्ट, जब यूज करोगे आप तो 3n स्क्वायर इजकल टू एम की जगह क्या हो जाएगा 9Q स्क्वायर हो जाएगा, 9Q स्क्वायर। तो अब इसको करोगे तो 3 से 9 कट जाएगा तो n स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर वही बात हो गई कि अब n स्क्वायर जो है 2 नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा गया है, इसका मतलब कि n स्क्वायर को 3 भी डिवाइड करेगा, Q स्क्वायर भी डिवाइड करेगा। लेकिन हमें ज़रूरत 3 की है तो हम 3 ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 3 डिवाइड्स n स्क्वायर, n स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब पिछले थ्योरम से कि अगर n स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो n को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब 3n को भी डिवाइड कर रहा है और 3m को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 3m को भी डिवाइड कर रहा है, 3n को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कि m और n के पास, इसका मतलब हुआ कि 3 इज अ कॉमन फैक्टर, 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ m एंड n। मतलब m और n का 3 क्या हो गया कॉमन फैक्टर हो गया। बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, जो हमने ये फैक्ट मान के चला था कि जो √3 है इसका जो m बाई n के फॉर्म में जो लिखे हैं m और n का एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस बात से क्या हुआ कंट्राडिक्ट कर गया। बट दिस कंट्राडिक्ट the fact that there is no common factor, there is no common factor other than 1। ठीक है, मतलब जो हमने ये फैक्ट मान के चला था कि m और n का 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इससे इस फैक्ट से क्या हो गया कंट्राडिक्ट हो गया। अब कंट्राडिक्ट हो गया तो अब क्या हुआ दिस कंट्राडिक्शन, अब यही बात लिख देंगे, ये जो नीचे मैं लिख रहा हूं ये सब में लिखना है। दिस कंट्राडिक्शन एराइजेज बाय एज्यूमिंग दैट √p मतलब √3 इज रेशनल। तो यह जो कंट्राडिक्शन एराइज हुआ है, यह जो हम एज्यूम करके चले थे कि √3 जो है वो क्या है रेशनल है। ठीक है, तो यह गलत एज्यूम हमने किया था, इसलिए √3 क्या हो जाएगा रेशनल इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब इस चैप्टर में बस 2 टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं। जैसे ऐसे कह दे कि 3 + √2 क्या है, इसको इरेशनल प्रूफ करो, मतलब a + √b के फॉर्म का कराएंगे, जनरल फॉर्म कराएंगे, इसी तरह एग्जाम्पल कराएंगे, वो आप लोग कर लोगे। ठीक है, एक रहेगा a√b, जैसे कह दे कि 2√3 को इरेशनल प्रूफ करो। जैसे 2√3 छोड़ो, जैसे अभी कह दे, इसको हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा, इसको मिटाते हैं। जैसे कह दे कि आपको √8 को प्रूव करना है कि इरेशनल, ये 8 प्राइम नहीं है। ठीक
ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करोगे? आप इसको लिख सकते हो √2 इंटू 2 इंटू 2, तो मतलब इसको लिख सकते हो 2√2, यही लिख सकते हो। अभी कैसे फॉर्म का हो गया? a√b के फॉर्म का हो गया कि नहीं? तो इसको बताएंगे कि इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये क्या है, इरेशनल है। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस टाइप के प्रॉब्लम भी आप लगा पाओगे। कल का इस चैप्टर का कल का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।